हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद क्लासेस पे। सो लकीली इफ यू डोंट नो मी, दिस इज वैभव त्रिपाठी ऑन आज़ाद क्लासेस एंड वी आर कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कहने का मतलब ये है बालक कि चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 CBSE ने डिलीट मार दिया है। तो मतलब ये मुझे कहते समय भले थोड़ा कष्ट लगे, लेकिन तुम्हारे लिए तो खुशी की बात होगी। चलो तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर की बात करनी है। ये तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है कि भारत में हर एक बच्चा कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित तो होगा ही। इफ यू टॉक अबाउट अवर इंडिया, इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कारण भी है, अगर मैं डेटा पे जाऊं तो 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। या अगर मैं प्रतिशत पे जाऊं तो इवन आज भी 70% या उसके आसपास की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है कि नहीं। अब तुम भी अगर किसी फार्मर के लड़के हो तो समझ सकते होगे इन चीज़ों को। और ये अभी से नहीं है, इट इज सिंस वेरी एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ही एग्रीकल्चर इंडिया में चल रहा है। चाहे आप हिंदू रूलर्स के टाइम पे देखिए, चाहे बीच में आए थे ना मुगल एम्परर वो, चाहे बीच में ब्रिटिशर्स ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया हमारे पूरे भारत को, तो किसी भी पीरियड को देखेंगे तो फेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस इंडिया में बहुत रहा है। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल ऑल्सो टू इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक which is the main topic of this video, types of farming। कितने तरह की कृषि होती है भारत में? तो भैया 3 तरह की कृषि होती है भारत में। पहला आपको यहाँ दिख रहा होगा प्राइमेटिव फार्मिंग, ठीक है। सेकंड इज इंटेंसिव फार्मिंग एंड द थर्ड वन इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो 3 तरह के एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। तो नंबर 1 डिस्कशन करते हैं प्राइमेटिव फार्मिंग। उम्मीद करता हूं कि अगर आप आज़ाद क्लासेस देख रहे हैं तो नोट्स आपके पास होगा ही होगा ना, होगा। चलिए तो शुरू करते हैं प्राइमेटिव एग्रीकल्चर के साथ। इफ यू टॉक अबाउट प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, इट इज़ द वेरी ओल्ड टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत ही पुरानी ही तकनीक है एग्रीकल्चर की, जिसमें हम किसी तरह से कोई मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं करते थे। मॉडर्न इनपुट्स की बात करें तो जो आज के समय में फार्मर्स खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं या इरिगेशन की फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ या इस्तेमाल नहीं होता है प्राइमेटिव एग्रीकल्चर में, याद रखना। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फार्मिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ डोई डिग्स एंड स्टिक्स। यानी कि जो हिंदी में अगर हम बात करें तो जो फावड़ा होता है, तो इन सारी चीज़ों से ही एग्रीकल्चर किया जाता था, क्योंकि कोई भी मॉडर्न इनपुट्स, चाहे ट्रैक्टर की बात करो, हार्वेस्टर जैसी चीज़ें तो थी ही नहीं यार उस समय पहले, तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं था। थर्ड पॉइंट अगर मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूं, सो द एग्रीकल्चर और द सक्सेस ऑफ क्रॉप वर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब फसल की जो गुणवत्ता है या फसल कितनी सक्सेस होगी, ये डिपेंड करता था कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है और साथ साथ में मॉनसून कैसा है। इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, सो प्राइमेटिव एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। स्मॉल पैच ऑफ लैंड का मतलब ये है बालक कि छोटे छोटे लैंड पे ही एग्रीकल्चर किया जाता था, ठीक है। वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज दिस फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब समझो, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। होता क्या था, या अभी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लोग अगर जैसे एग्रीकल्चर कर लिए, अब एग्रीकल्चर में यार बेटा मेन तो 2 ही सीजन्स होते हैं, एक राबी सीजन होता है, एक खारिफ सीजन होता है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर राबी सीजन्स के क्रॉप्स फार्मर ने कल्टीवेट कर लिया है तो इसके बाद कभी कभी खेतों को क्या है, जला दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा गया है। जलाने का मकसद ये होता है कि जब आप खेत को जलाते हैं तो कुछ नेचुरल फैक्टर से वो क्या होता है कि बाद में फ्यूचर में वो जो लैंड होती है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो जब वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है तो फिर से उसी पैच ऑफ लैंड पे, ऑन द सेम पैच ऑफ लैंड एग्रीकल्चर किया जाता है। आफ्टर कुछ समय बाद या एक आध राबी सीजन और खारिफ सीजन के बाद
फिर से जब उस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो उस समय फार्मर उस पैच ऑफ लैंड को छोड़ के दूसरे पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहीं से एक और नाम निकल के आता है, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस क्रॉपिंग इज जनरली डन बाय फार्मर टू सस्टेन देयर फैमिली। मतलब यार स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे ही एग्रीकल्चर होती है तो बहुत मॉडर्न इनपुट्स भी नहीं यूज होता है, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आता है कि फार्मर उसको सेल कर रहे, रीसेल की चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रोडक्शन होता है वो अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए ही होता है। और अगर मैं इसी तरह से लास्ट पॉइंट कहूँ तो इस प्राइमेटिव एग्रीकल्चर के बहुत सारे नाम हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब एनसीईआरटी में दिया है, इतना तो तुम भी कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए कि प्राइमेटिव एग्रीकल्चर को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इज इंटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ परफॉर्म की जाती है वेयर देयर इज अ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक है, जनरली इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे ही किया जाता है। तो ये जो मैं स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड बनाया हूँ यही इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी परफॉर्म की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन हाई पॉपुलेशन प्रेशर। हाई पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब पॉपुलेशन का प्रेशर का मतलब कि लैंड की अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे यार अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लो यार किसी भी गांव का एग्जांपल ले लो जिस गांव में तुम रहते होगे, और इनिशियली वहाँ मान लो कि 100 लोग ही थे, ओनली 100 पीपल वर देयर। तो था क्या कि लैंड कंपैरेटिवली लोगों पे ज़्यादा था, पॉपुलेशन प्रेशर उस लैंड पे नहीं था। द पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड एंड इट इज़ नाउ मोर देन 2000 और 2500। तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई और लैंड की अवेलेबिलिटी तो उतनी ही रही। ऐसा तो नहीं है कि लैंड इंक्रीज हो गया, बात समझ में आ रही है? तो लैंड तो बेटा उतना ही रहा, लेकिन उसी अमाउंट ऑफ लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज हो गया। सो ड्यू टू डैट इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज परफॉर्म। अब इस हाई पॉपुलेशन प्रेशर, यानी ये जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इस लैंड पे हो गया है, इन सारे लोगों को फीड करने के लिए, और सिर्फ फीड ही नहीं करना है, इन्हें फीड कराने के बाद कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए फार्मर को कुछ नए इन्वेंशंस, कुछ नए टेक्निक्स, कुछ नए आइडियाज से एग्रीकल्चर करना था। इन्वेंशंस को हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर में एक चीज़ मैंने बताई, सेकंड टेक प्राइमेटिव का उल्टा। नाउ हियर इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर मॉडर्न इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का ही एक टाइप होता है इंसेक्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स का मतलब कीटनाशक, यानी कि फसल में जो भी कीड़े लगते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए फार्मर इनको यूज़ करता है, जिससे बेसिकली प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो। एंड द थर्ड इज इरिगेशन, प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन इज ऑल्सो परफॉर्म। क्योंकि आप चाहे कितना भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर दो, अगर आप इरिगेशन आपका मॉडर्न तरीके से नहीं है तो निश्चित रूप से यार फसल उतनी अच्छी आनी नहीं है। और यहाँ पे इतने सारे पॉपुलेशन को फीड करना है और साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो लीड्स टू डिविजन ऑफ लैंड। ये भी यार बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब आपको पता है? खैर पता तो होना चाहिए यार, नहीं पता है तो कहाँ से 10th में आ गए, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपको आपके पूर्वजों से ज़मीन मिलते आ रही है, तो उस पर तो आपका अधिकार होता ही है कि नहीं? मतलब यार हम जिम्मेदारियां निभाएं चाहे ना निभाएं, लेकिन अधिकार तो पहले लेने आ जाते हैं, है कि नहीं? तो अब राइट ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा, सपोज दिस इज एन 1 acre ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, 1 acre का लैंड है, एंड सपोज अ पर्सन इज देयर हुज नेम इज गोलू, ठीक है। एक अब गांव का एग्जांपल ले रहे हैं, तो गांव में यार ये गोलू मोलू थोड़े से कॉमन नाम होते हैं। तो सपोज करिए गोलू एक पर्सन है, एंड नाउ ही इज बीइंग हैप्पीली मैरिड, और शादी करने के बाद नाउ ही हैज़ 2 sons, ओके। वन इज मतलब ले ही लो यार, जो भी नाम ले लो, राम, एंड सेकंड इज घनश्याम, ऑल राइट। तो अगर इनके पास 2 सन हैं, वन इज राम एंड वन इज घनश्याम, नाउ व्हाट विल हैपन?
मैंने एक डायलॉग बड़ा अच्छा यूज़ किया ना कि लोग जिम्मेदारियां निभाएं ना निभाएं, अधिकार लेने पहले आते हैं। तो राम प्लस घनश्याम दोनों का अधिकार है, वेट कर रहे हैं कि कब ये बंदा, समझ रहे हो भावनाओं को, तो जिस वजह से हम उसकी लैंड, अपने पिताजी की लैंड एक्वायर कर लेंगे। इन्होंने ये लैंड लिया और ये 1 एकड़ ऑफ लैंड आधे आधे डिवीजन में बट गया। नाउ आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स 25 years or approximately देख लेना, again now Ram and Ghanshyam both are again married and they are also happily married. Now this Ram produces 4 sons and basically Ghanshyam also produces 3 sons. Now again the land will be divisible, हाँ कि ना, मतलब लैंड डिवाइड होगी ना यार, मतलब तुम समझ रहे हो बात, बहुत इजी टॉपिक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है यार। तो 1 एकड़ का लैंड पहले तो ये इन दोनों के बीच में बटा, और फिर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिला था, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी 4 पार्ट और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3 पार्ट हुआ। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बेटा कि पॉपुलेशन प्रेशर उस पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे इंक्रीज कर जाएगी और दूसरी तरफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज करती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए फार्मर को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हाई प्रोडक्शन हो। और हाई प्रोडक्शन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ न अपनी फैमिली को फीड कराना है, बल्कि द रिमेनिंग आउटपुट हैज़ टू बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। ऑलराइट, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। कॉमर्शियल फार्मिंग आपका कॉमर्स वर्ड से बना है, और कॉमर्स वर्ड का मतलब ही है कि जहाँ पे प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट किया ही इसलिए जा रहा है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। द रिटर्न शुड बी मोर देन द इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दैट हैज़ बीन मेड। मतलब बात सीधी सी है, या बात इतनी सी है भाई कि प्रॉफिट के लिए ही वर्क किया जाएगा कॉमर्शियल फार्मिंग में। सो फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इज ऑल्सो टू अर्न प्रॉफिट मोटिव। Second is commercial farming is produced or it is performed on large patch of land. अभी तक प्राइमेटिव एग्रीकल्चर और इंटेंसिव फार्मिंग दोनों ही के दोनों स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे थे। नाउ दिस कॉमर्शियल फार्मिंग ये आपका लार्ज पैच ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा छोड़ दिया था, एक्चुअली भूल गया था मैं प्राइमेटिव और इंटेंसिव में, कि मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन। देखिए वहाँ वीट, राइस, सच एज मेज, पल्सेस एक्सेट्रा, तो मल्टीपल क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते थे। बट हेयर इन कॉमर्शियल फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब यार हमारे पास बड़ी सी ज़मीन है, लार्ज पैच ऑफ लैंड है, और इस बड़ी सी ज़मीन में सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। चाहे आप इसमें टी, नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉफ़ी। अब टी और कॉफ़ी का अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको टी और कॉफ़ी दिखते हैं, या फिर कर्नाटक में, ठीक है। साउथ में थोड़ा बहुत आपका टी और कॉफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, दार्जिलिंग, सिक्किम, वहाँ आपके टी और कॉफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये जो बेवरेज क्रॉप हैं टी और कॉफ़ी, तो ये इतने लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पे सिंगल क्रॉप ही ग्रोन होगा, चाहे टी चाहे कॉफ़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रबर का, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बनाना का, ठीक है। तो इस तरह के जो क्रॉप्स हैं ये सिंगल क्रॉप होती हैं जो लार्ज पैच ऑफ लैंड पे यूज़ किए जाते हैं। ये कॉमर्शियल फार्मिंग का एक फीचर है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसमें और भी ज़्यादा बायोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू इंटेंसिव फार्मिंग जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, या अन्य तरह इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं टाइम पीरियड से पहले ही रेडी कर दे, ठीक है, क्योंकि सेल होगा, और यार सेल होगा तो पैसा आएगा, पैसा सबको पसंद है, बात समझ में आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कॉमर्शियल फार्मिंग में और भी ज़्यादा बायोकेमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। और इसी कॉमर्शियल फार्मिंग के साथ साथ एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा, डैट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन पे भी अगर मैं बोलूँ तो प्लांटेशन इज जस्ट अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, ओके, एंड सिंगल क्रॉप इज प्लांटेड और सिंगल क्रॉप इज ग्रोन सच एज टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, ठीक है, एक्सेट्रा, और कॉटन। तो दिस सिंगल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू सेल देम अर्लियर इन द मार्केट टू अर्न more or to earn gradual profits, okay।
सो गाइज फाइनली ये हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ फार्मिंग चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो चैप्टर है इससे आपको क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मिनरल्स वाला तो टॉपिक स्किप किया हुआ है खैर, लेकिन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ आप पूरे के पूरे वीडियोस करिएगा, सेशंस करिएगा। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।